भाग प्रथम राजनीति विज्ञान। प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूलाधार। आज का हमारा टॉपिक है वेधता का संकट। हम वेधता की बात कर चुके हैं। वेधता का जो अर्थ है, ये वेधता या औचित्यपूर्णता, इसका अर्थ, परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं वेधता का संकट। मित्रों, आधुनिक युग में वेधता के संकट की बात कही जाती है। वस्तुतः क्या है कि वेधता का संकट परिवर्तन का संकट ही है। इसका कारण ये है कि राजनीतिक व्यवस्था के परिवेश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारकों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब ये जो निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप बना लेती है तब तो उसकी वेधता बनी रहती है। लेकिन जब राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढाल पाती तो उसकी वेधता को आघात पहुंचता है। इसी प्रकार सत्तारूढ़ लोगों के उद्देश्य भी परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जब सत्तारूढ़ वर्ग व्यापक सार्वजनिक हितों की साधना के मार्ग को छोड़कर संकुचित स्वार्थों की साधना में लग जाता है, तब भी निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था की वेधता को या उसकी औचित्यपूर्णता को आघात पहुंचता है। जो हम वेधता की बात कर रहे हैं, उसके संकट की बात कर रहे हैं, जो स्थितियां राजनीतिक व्यवस्था की वेधता के लिए संकट का कारण बनती है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है कारण, वेधता का संकट का कारण है नवीन विचार, मूल्य और आस्थाएं। राजनीतिक विचार, मूल्य और आस्थाएं स्थिर नहीं होती हैं। समय की गति के साथ नए विचार, मूल्य और विश्वास उत्पन्न होते रहते हैं। बदलती परिस्थितियों एवं नए विचारों के कारण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत उत्पन्न होती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन नए परिवर्तनों के अनुकूल बना लेती है तब तो उसकी वेधता बनी रहती है। लेकिन जब राजनीतिक व्यवस्थाएं समय की मांग के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाती हैं तो उनकी वेधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि प्राचीन काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी और कालांतर में लोकतंत्रात्मक विचारों का उदय हुआ। तो जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतांत्रिक विचारों के अनुरूप ढाल लिया, उनकी वेधता बनी रही। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए, वहाँ हिंसा और रक्त क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो नवीन विचार, नए विचार, मूल्य और आस्थाएं इसके संकट का कारण है। दूसरा बिंदु आता है परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व का संकट। राजनीतिक व्यवस्थाओं में वेधता का संकट उस समय भी उत्पन्न होता है जब नवीन परिवर्तित परिस्थितियों के कारण परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व के लिए संकट खड़ा हो जाता है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए परंपरागत संस्थाएं और समूह नई संस्थाओं और मूल्यों को अपनाने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए चुनौती उत्पन्न कर देती है। ऐसी स्थिति में यदि परंपरागत तत्व पर्याप्त शक्तिशाली हो तो समस्त राजनीतिक व्यवस्था की वेधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। ईरान के पूर्व शाह द्वारा ईरान को आधुनिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा था, उसने परंपरागत मूल्यों, तत्वों, मुल्ला मौलवियों के लिए संकट खड़ा किया और इन परंपरागत तत्वों की संगठित शक्ति के सामने आधुनिकता की ओर उन्मुख राजनीतिक व्यवस्था टिक न सकी। तो इस तरह से परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व का संकट। तीसरा बिंदु आता है नवीन गुटों एवं समूहों के राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण क्या है, समाज एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में द्रुत गति से बदलाव आ रहा है। सब चीज़ें बदलती जा रही हैं। इन बदलावों के परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था में नए प्रकार के गुट और समूह सक्रिय होने लगे हैं। इन समूहों की इच्छा और आकांक्षा राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने की रहती है। यदि वे ऐसा कर पाते हैं और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ पुराना वर्ग कोई बाधा खड़ी नहीं करता, तब तो इन नए वर्गों एवं समूहों के प्रवेश से राजनीतिक व्यवस्था की वेधता में वृद्धि होती है। अन्यथा क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था की वेधता को आघात पहुंच सकता है। युवक, मजदूर वर्ग, किसान आदि ऐसे ही नए वर्ग एवं गुट हैं जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था में सृजनात्मक भूमिका प्रदान की जानी चाहिए।
भारत के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक व्यवस्था में अपने प्रभाव के लिए आज भी संघर्षरत है। चौथा बिंदु है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में शंकाएं। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में शंकाएं। जब नए विचारों और मूल्यों के कारण नई राजनीतिक व्यवस्था या संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं, तब अनेक बार उनकी क्षमता के बारे में लोगों में शंकाएं बनी रहती हैं। जब राजनीतिक व्यवस्था जनसामान्य की आशाओं को पूरा नहीं कर पाती, राजनीतिक विवादों का समाधान नहीं कर पाती, तब उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में द्वितीय महायुद्ध के बाद ऐसी स्थिति देखी गई है, जब क्या है कि लोगों के मन में राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में शंकाएं उत्पन्न हो गई थी। पांचवा और अंतिम बिंदु आता है संकट का कारण, प्रभावशीलता का खोना। राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए सबसे बड़ा संकट उस समय उत्पन्न होता है जब राजनीतिक व्यवस्था अपनी प्रभावशीलता को खो दे या उसकी प्रभावशीलता में भारी कमी आ जाए। उदाहरण के लिए, राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली मांगों में उचित व अनुचित सभी प्रकार की मांगें सम्मिलित रहती हैं। अनुचित मांगों को दृढ़ता से अस्वीकार कर सकना राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता या प्रभावशीलता का सूचक है। यानी जो भी अनुचित मांग है उसका दृढ़ता से उसको अस्वीकार कर देना चाहिए। इसी प्रकार राज्य का कार्य अपने नागरिकों की रक्षा करना तथा दुष्टों का दमन करना है, और यदि कोई राज्य ये कार्य नहीं कर पाता है तो उसका वैधता का दावा जो है वो संकट में होता है। तो ये 5 बिंदु थे। कौन कौन से? नवीन विचार, मूल्य और आस्थाएं। दूसरा, परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व का संकट। तीसरा, नवीन गुटों एवं समूहों के राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। चौथा, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में शंकाएं। और पांचवा, प्रभावशीलता का खोना। ये थे वैधता का संकट, यानी वैधता के सामने जो संकट है वो कौन कौन से कारणों से है। अब हम बात करते हैं कि वैधता को अर्जित कैसे किया जाए, कैसे उसे औचित्य पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता प्राप्त करने का कोई निश्चित व सरल फार्मूला तो नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे उपाय अवश्य हैं जिन्हें अपनाने पर राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता को अर्जित किया जा सकता है। कौन कौन से उपाय हैं? पहला है परिवर्तित परिस्थितियों और विचारों के अनुरूप ढलना। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता की स्थिति तभी बनी रह सकती है जब राजनीतिक व्यवस्था क्या करे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने में सफल रहे। जैसा परिवर्तन आ रहा है वैसे अपने आप को चेंज कर ले। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालने की लोचशीलता नहीं है तो उस व्यवस्था की वैधता खतरे में पड़ जाती है। दूसरा बिंदु आता है वैधता को अर्जित करने का, परंपराओं और राजनीतिक विरासत की रक्षा। प्रत्येक देश में कुछ स्थापित परंपराएं और राजनीतिक विरासत होती है तो उस देश के जनजीवन का अनिवार्य अंग बन जाती हैं। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था से संबद्ध नेतृत्व के लिए उचित मार्ग ये है कि वे इस विरासत को विखंडित न करें, अपितु अपनी भूमिका को स्थापित परंपराओं के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करें। तो इस तरह से परंपराओं और राजनीतिक विरासत की रक्षा की जानी चाहिए ताकि लोगों को ऑब्जेक्शन न हो। तीसरा है संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा। राजनीतिक व्यवस्था की वैधता बनाए रखने के लिए संवैधानिक व्यवस्था और देश के कानून की रक्षा की जानी चाहिए, अन्यथा लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। चौथा है राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता को बनाए रखना। आधुनिक युग में किसी राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता प्राप्त करने का प्रमुख साधन उसकी प्रभावशीलता है, उसकी इफेक्टिवनेस है। व्यवस्था द्वारा नागरिकों के जीवन, संपत्ति तथा हितों की रक्षा वृद्धि की जानी चाहिए। लोगों के प्राणों की रक्षा, उनके संपत्ति और उनके हितों की रक्षा सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो वो होनी चाहिए। जब आम जनता ये अनुभव करती है कि राजनीतिक व्यवस्था उसके हितों की रक्षा एवं वृद्धि हेतु कृत संकल्प है तो व्यवस्था की वैधता बहुत अधिक बढ़ जाती है। पांचवा बिंदु है सशस्त्र सेना को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से दूर रखना। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि जनता के प्रतिनिधि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर हों और सैनिक तथा नागरिक सत्ता के अधीन रहे। सैनिक सत्ता जो है वो नागरिक सत्ता के अधीन रहे। यदि सशस्त्र सेनाओं को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से दूर न रखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। छठा बिंदु है विचार विमर्श और सहमति के आधार पर निर्णय।
वैधता अर्जित करने के लिए यह आवश्यक है कि निर्णय प्रक्रिया में सारे जन समाज की सहभागिता हो, अर्थात निर्णय लेने में राजनीतिक व्यवस्था के सभी नागरिकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्मिलित होना जरूरी है। निर्णय प्रक्रिया में संपूर्ण समाज को सहभागी बनाने के प्रमुख उपकरण हैं नियतकालिक चुनाव हो और वयस्क मताधिकार हो, यानी समय समय पर चुनाव होते रहने चाहिए। 7वां बिंदु है वैधता को अर्जित करने का बहुमतता। वैसे तो वैधता अर्जित करने के लिए समस्त जनता की सहमति से लिया गया निर्णय आदर्श तरीका है, पर व्यवहार में सबके सब निर्णयों पर तो सहमति नहीं हो सकती, ये तो संभव नहीं है। तो फिर क्या हो, सबकी सहमति के अभाव में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए। इस प्रकार बहुमत के आधार पर लिए गए निर्णय वैध निर्णय माने जाएंगे, क्योंकि हम निर्णयों में अधिकांश लोगों की सहमति सम्मिलित रहती है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव परिणामों से लेकर विधानमंडलों व मंत्रिपरिषदों तक में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे हम वैधता को अर्जित कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सुन लें। वैधता अर्जित करने के उपाय हैं। पहला है परिवर्तित परिस्थितियों और विचारों के अनुरूप ढालना। दूसरा है परंपराओं और राजनीतिक विरासत की रक्षा। तीसरा है संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा। चौथा है राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता को बनाए रखना। पांचवा है सशस्त्र सेना को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से दूर रखना। छठा है विचार विमर्श और सहमति के आधार पर निर्णय, और सातवां है बहुमतता। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वैधता या औचित्यपूर्णता राजनीतिक व्यवस्था में जीवन का संचार करती है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता तब तक बनी रहती है जब तक वह जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। वैधता के अभाव में किसी भी शासन में जनसाधारण का अविश्वास प्रकट होगा तथा मौजूदा शासन को पलटने के लिए क्रांति होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।